हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गौतम की क्लास। तो आज हम यूजी फर्स्ट सेमेस्टर के जियोग्राफी के क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर 2023 को। तो यह आपका 2023 का क्वेश्चन पेपर है। आपका क्वेश्चन पेपर है यहाँ पर फिजिकल जियोग्राफी का, यानी भौतिक भूगोल का। तो आज हम इस क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, सभी क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सेक्शन ए में आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। ये क्वेश्चन आपके 5 पूछे जाते हैं और आपको सभी प्रश्नों का उत्तर देना होता है। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होता है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया था, ब्लैक होल क्या है, यानी व्हाट इज द ब्लैक होल। इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह है जहाँ गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल पाता है। ब्लैक होल अदृश्य होते हैं, जिन्हें विशेष उपकरणों जैसे कि स्पेस टेलीस्कोप की मदद से आसपास के दृश्य निकायों के असामान्य व्यवहार को देखकर ही पता लगाया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, पृथ्वी की प्लेटें क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, पृथ्वी की परत एक खंड में नहीं होती, यह टुकड़ों में विभाजित होती है। प्रत्येक टुकड़े को ही प्लेट कहते हैं। ये प्लेटें निरंतर गति करती रहती हैं। रगड़ या टक्कर के कारण ये प्लेटें एक दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती हैं, तो भूपर्पटी में विक्षोभ उत्पन्न होता है। यही भूकंप के रूप में दिखाई देता है। तो प्लेट विवर्तनी के कारण ही भूकंप अक्सर आते रहते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात किसे कहते हैं। तो चक्रवात एक भयानक तूफान होता है जिसकी गति 119 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक होती है। इसका कारण होता है जब गर्म मौसम में सागरों का जल वाष्पित होता है, तो यह ऊपर जाकर संघनित होता है और बादल बन जाता है। ऊपर उठती हुई वायु का स्थान लेने के लिए वायु तेजी से नीचे आती है। वहाँ यह एक केंद्र के आसपास चक्रीय गति बनाती है, अर्थात सागर के गर्म जल के ऊपर उपस्थित वायु के तापमान तथा दबाव में अंतर के कारण चक्रवात आते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए कि चक्रवात क्यों आते हैं, तो आपको इसका उत्तर लिख देना है। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रवाल भित्तियों के बारे में संक्षिप्त विवरण दीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, यह एक विशिष्ट समुद्री स्थलाकृति है जो चूना प्रधान जीवों के स्त्रीकरण यानी स्ट्रेफिकेशन से विकसित होती है। इसका विकास उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में बांध की भांति होता है। प्रवाल भित्ति कटकनुमा आकृति है। निम्न ज्वार के समय ऐसे कटकीय स्थलाकृति के शीर्ष दिखाई पड़ते हैं। प्रवाल भित्ति और स्थल के मध्य समुद्री जल पाया जाता है, जो निम्न ज्वार के समय लेगून के रूप में दिखाई पड़ता है। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, बायोम क्या है। आपके एग्जाम में जीवोम भी पूछा जा सकता है कि जीवोम क्या है या बायोम क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, जीवोम या बायोम शब्द ग्रीक भाषा के बायोस BIOS बायोस से बना है। इसका अर्थ है जीवन। इसका क्या अर्थ है, जीवन। इस प्रकार संबंधित प्राणियों एवं पादपों के वृहद एवं प्राकृतिक सहवास जो पृथ्वी पर दूर दूर तक बसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जीवोम या बायोम कहे जाते हैं। आप समझ ही गए होंगे कि बायोम या जीवोम का जो अर्थ होता है वह जीवन से है। क्लीमेंट व शेफर्ड के शब्दों में इसकी परिभाषा दी गई है। ये परिभाषा भी आपको याद रख लेनी है। तो उन्होंने इसकी परिभाषा क्या दी है, जीवोम एक जैव समूह होता है जो कि भौगोलिक सीमाओं में अपने विशिष्ट जैव रूप और जातीय श्रेष्ठता से पहचाना जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपका सेक्शन बी आ जाता है, जिसमें आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे, जिनमें से आपको 2 प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 7.5 अंक का होता है और इनका उत्तर आपको लगभग 200 शब्दों में लिखना होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 आपका एग्जाम में पूछा गया था, भूकंप क्या है, भूकंपीय तरंगों से आपका क्या अभिप्राय है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भूकंप क्या है। तो भूकंप का अर्थ होता है पृथ्वी का कंपन, यानी पृथ्वी का कांपना। तो भूपर्पटी की चट्टानों में अचानक संचरण होने के कारण
भूपर्पटी या प्रावार, जिसे मेंटल भी कहा जाता है, में किसी बिंदु पर लगने वाले झटके या झटकों के क्रम को भूकंप कहते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि भूकंप किसे कहते हैं। और भूकंप एक प्राकृतिक घटना है। यह एक प्राकृतिक घटना होती है जो कभी भी हो सकती है, जिसमें ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती हैं जो कि सभी दिशाओं में फैलकर कंपन उत्पन्न करती है। भूकंप उत्पत्ति केंद्र के चारों ओर चलायमान विभिन्न प्रकार की तरंगों या कंपन के प्रकार को ही भूकंपीय तरंगे कहते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन पूछा ही गया है कि भूकंपीय तरंगे किसे कहते हैं, तो यहाँ पर यह इसकी परिभाषा हो गई है कि भूकंप उत्पत्ति के चारों ओर चलायमान विभिन्न प्रकार की तरंगों या कंपन के प्रकार को ही भूकंपीय तरंगे कहते हैं। इनकी गति, प्रभाव एवं निरंतरता समान नहीं होती। यह रुक रुक कर एवं अनेक प्रकार से तथा चट्टानों का स्वरूप या घनत्व बदलने पर भी परिवर्तित होकर आगे बढ़ती रहती हैं। तरंगे या लहरें कई प्रकार से प्रभावी होती है। किसी भी मुख्य भूकंप उत्पत्ति केंद्र से 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती है, ये आपको याद रखनी है। पहली तरंग है प्राथमिक तरंगे, दूसरी है द्वितीयक तरंगे और तीसरी है धरातलीय तरंगे। तो प्राथमिक तरंगे क्या है? यह तरंगे सबसे अधिक तेज गति से चलती है। इनकी गति 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड तक होती है। यह ठोस एवं तरल दोनों ही प्रकार के पदार्थों में समान रूप से गतिशील रहती हैं। इसी लहरें आगे पीछे धक्के देती हुई समान गति से बढ़ती हैं। इन्हें संक्षेप में पी तरंगे भी कहा जाता है। तो प्राथमिक तरंगों को ही पी तरंगे कहा जाता है। यही तरंगे पृथ्वी के मध्यवर्ती केंद्रक यानी कोण में प्रवेश कर पाती हैं। इनकी गति वहां पर कम होती जाती है। इसके बाद द्वितीयक तरंगे क्या हैं? इन तरंगों की गति जल से उठने वाली लहरों की भांति होती है। इनकी गति 5 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तेज भूकंप के झटकों में इन लहरों के कारण पृथ्वी पर दरारें पड़ जाती है। यह लहरें भी पृथ्वी में काफ़ी गहराई तक प्रवेश करती हैं, किंतु द्रव पदार्थों में प्रवेश नहीं कर पाती। इन्हें संक्षेप में एस तरंगे या आड़ी तरंगे यानी ट्रांसवर्स वेव भी कहा जाता है। तो द्वितीयक तरंगों को एस तरंगे भी कहा जाता है। इसके बाद धरातलीय तरंगे क्या है? यह तरंगे केवल पृथ्वी की सतह पर ही चलती हैं। इनकी गति 3 से 5 किलोमीटर प्रति सेकंड रहती है। सतह पर चलने के कारण इन्हें अन्य तरंगों से अधिक लंबा मार्ग तय करना पड़ता है। अतः इन्हें लंबी दूरी वाली तरंगे यानी लॉन्ग डिस्टेंस वेव्स भी कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, वायुमंडल की संरचना का वर्णन कीजिए। तो वायुमंडल की संरचना यहाँ पर 5 मंडलों से मिलकर बनी होती है, जिसमें पहले मंडल को क्षोभ मंडल कहा जाता है, दूसरे मंडल को समताप मंडल, तीसरे मंडल को मध्य मंडल, चौथे मंडल को ताप मंडल या इसे आयन मंडल के नाम से भी जानते हैं, और 5वां जो मंडल है वह है बाह्य मंडल या बहिर्मंडल। तो इन सभी से मिलकर वायुमंडल की संरचना बनी होती है। आपको इन सभी टॉपिक के बारे में विस्तार से लिखना होगा। तो आइए हम सभी मंडलों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल अलग अलग घनत्व तथा तापमान वाली परतों से निर्मित है। पृथ्वी की सतह के पास घनत्व अधिक होता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ घनत्व घटता जाता है। तापमान की स्थिति के अनुसार वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल या बाह्य मंडल, इन 5 स्तरों में विभक्त किया गया है। तो पहला मंडल है क्षोभ मंडल। इसे परिवर्तन मंडल या अधोमंडल भी कहा जाता है। यह वायुमंडल का प्रथम संस्तर या सबसे निचली एवं सघन परत है, जिसमें वायुमंडल के संपूर्ण भार का 75% भाग संकेंद्रित है। धरातल से इस परत की औसत ऊंचाई लगभग 14 किलोमीटर मानी जाती है। इसके बाद है समताप मंडल। यह मंडल क्षोभ मंडल से ऊपर धरातल से 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इस परत में आंधी, बादलों की गरज, धूलकण और जलवाष्प आदि नहीं पाए जाते हैं। इसमें क्षीण क्षैतिज हवाएं चलती है। यही कारण है कि यह परत वायुयानों की उड़ानों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। इसके बाद है मध्य मंडल। समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल पाया जाता है। इसका विस्तार 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान घटने लगता है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान -100 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर जाता है। इस मंडल में वायुमंडल का सबसे कम तापमान पाया जाता है। इस परत में ग्रीष्मकाल में मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में विशेष प्रकार के बादल बनते हैं, जिन्हें निशादीप्त मेघ या नोक्टिलुसेंट कहते हैं।
इन बादलों की उत्पत्ति उल्काओं के विखंडन से प्राप्त धूल कणों के नाभिकों के चारों ओर हिमकणों के एकत्रित होने से होती है। इसके बाद तापमंडल या आयमंडल, यह मध्यमंडल के ऊपर पाई जाने वाली वायुमंडल की चौथी परत है। इस परत में तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है। तापमान में अत्यधिक वृद्धि गैस कणों द्वारा सूर्य से प्राप्त होने वाली एक्स-रे और पराबैंगनी विकिरण के अवशोषण के कारण होती है। उच्च तापमान का इस परत में कोई विशेष महत्व नहीं है, क्योंकि यहाँ वायु का घनत्व नगण्य होता है। ऐसी स्थिति में वह ऊष्मा का चलन यानी कंडक्शन नहीं कर सकती है और न ही वह ऊष्मा को धारण कर सकती है। इसके बाद है बाह्यमंडल यानी बहिर्मंडल। इसे बहिर्मंडल भी कहते हैं। यह वायुमंडल की पांचवी और सबसे ऊपरी परत है। इसकी वायु अत्यंत विरल है, जो धीरे धीरे अंतरिक्ष में विलीन होती जाती है। इस मंडल में हाइड्रोजन तथा हीलियम जैसी हल्की गैसों की प्रधानता होती है। वायुमंडल की बाह्य सीमा पर गतिक यानी काइनेटिक तापमान बहुत अधिक होता है, परंतु यह तापमान धरातलीय तापमान से सर्वथा भिन्न होता है। यदि अंतरिक्ष यात्री इतने अधिक तापमान में यान से अपना हाथ बाहर निकाले तो शायद उन्हें गर्म भी नहीं लगेगा। वास्तव में अभी तक इस मंडल के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, अतः इसकी खोज जारी है। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, महासागरीय निक्षेपों के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। यहाँ पर महासागरीय निक्षेप के कुछ स्रोत हैं। यहाँ पर पहला है नदी द्वारा परिवहित पदार्थ, दूसरा है चूनायुक्त पदार्थ, तीसरा है सिलिका युक्त पदार्थ। तो हम इन तीनों स्रोत के बारे में जानेंगे। महासागरों के तल पर जमा होने वाले समस्त पदार्थ महासागरीय निक्षेप कहलाते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि महासागरीय निक्षेप किसे कहा जाता है, तो महासागरों के तल पर जमा होने वाले समस्त पदार्थ जो भी होते हैं उन्हें महासागरीय निक्षेप कहा जाता है। ये निक्षेप नदियों, पवनों, हिमानियों, सागरीय लहरों एवं ज्वालामुखी द्वारा निक्षेपित किए जाते हैं। महासागरीय निक्षेप मुख्यतः तरल पंख के रूप में पाया जाता है, जिसे ऊज कहा जाता है। तो मैंने आपको कुछ स्रोत बताए थे, जिनमें चूना है, चूना प्रधान और सिलिका प्रधान। तो इन दोनों में क्या अंतर होता है ये जान लेते हैं। चूना प्रधान निक्षेप में चूने की अधिकता पाई जाती है। इसकी रचना में फोरामिनीफेरा की अधिकता होती है, जबकि सिलिका प्रधान निक्षेपों में सिलिका की अधिकता होती है। ग्लोबिजेरिना तथा टेरोपोड पंख चूना प्रधान है तथा डायटम एवं रेडियोलेरिया पंख सिलिका प्रधान है। तो यहाँ पर हम देखेंगे नदी द्वारा निक्षेप किस प्रकार से होता है। तो ये निक्षेप मुख्यतः महाद्वीपीय मग्न तटों तथा मग्न ढालों पर पाए जाते हैं। यहाँ स्थलीय भावों की अधिकता पाई जाती है। ये पदार्थ स्थलीय कारकों जैसे नदियों, पवने, ग्लेशियर आदि द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, जिनमें सर्वाधिक योग नदियों का ही है। अपर्दन के विभिन्न कारक इन पदार्थों का परिवहन करके महासागरों में जमा करते हैं। इस क्रिया में बड़े आकार के जमाव पहले, बाद में छोटे पदार्थ जमा किए जाते हैं, जो क्रम से बजरी, रेत, सिल्ट, मृत्तिका तथा कीचड़ है। सागरों में एकत्रित होने वाले पदार्थ को पंख कहा जाता है। इन्हें रंग के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो पहला है यहाँ पर नीला पंख, दूसरा है हरा पंख और तीसरा है लाल पंख। इसके बाद यहाँ पर आपका सेक्शन सी आ जाता है, जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आपको 5 प्रश्न दिए जाते हैं, जिनमें से आपको 3 का ही उत्तर देना होता है। तो इन क्वेश्चंस के आंसर आपको खुद से ही तैयार करने हैं। मैं केवल आपको क्वेश्चन बता देता हूं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 आपका पूछा गया था, महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति के संबंध में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को समझाइए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया था, वर्षण क्या है, वर्षण के प्रकार एवं भारत में वर्षण के वितरण की विवेचना कीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रवाल भित्ति किसे कहते हैं, प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। इससे अगला प्रश्न पूछा गया था, जलधारा किसे कहते हैं, अटलांटिक महासागर की जलधाराओं का सचित्र वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया था, जीवमंडल क्या है, जीवमंडल के सभी जैविक और अजैविक तत्वों का वर्णन कीजिए। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। इनके आधार पर आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर से तो आपके रिपीट होकर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर से सभी क्वेश्चन आंसर जरूर याद करके जाने हैं। आशा करता हूँ आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं ऐसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।